हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 23 जनवरी 2022 को आपका पेपर हुआ था। और प्रीवियस ईयर करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है। और इसके अलावा क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और आपको टॉपिक भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत या विकास का सिद्धांत। देखिए जो फर्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इससे संबंधित तो अब्राहम मास्लो है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, अधिगम के सिद्धांत। जो कोहलर है वो किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होगी? 15, 10, 12 या 14। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, 14। ठीक है, इसके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, याद रखना। एंड यहाँ पे मैंने इसी चैनल पे आप जाओगे तो मैंने शॉर्ट्स में सारे मूल जो प्रवृत्तियां हैं वो सब करवा रखी हैं, वहाँ से वो आप याद कर लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगा। देखिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पैवलोव। तो देखिए जो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? पैवलोव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। फर्स्ट जो है स्किनर, इसने चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है, और कबूतर पे। जो कोहलर है इन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। और जो थॉर्नडाइक है इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कैट पे। देखिए मौलिकता, यहाँ पे नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा या व्यक्तित्व। तो जो ये घटक हैं ये किसके घटक हो जाएंगे? सेकंड, सृजनात्मकता। नेक्स्ट देखिए युत्सा क्या है भाई? मूल प्रवृत्ति, कल्पना, चिंतन या संवेग। तो आपको पता होगा ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। देखिए देखने में तो आपको सारे आंसर सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ बनेगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्योंकि इसी के अंदर ये तीनों जो तत्व हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको सारे आंसर सही लग रहे हैं तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे आते हों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या अनियमित विकास का नियम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है शारीरिक विकास, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। इसमें क्या होता है कि विकास जो होता है शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा तेज होता है। मतलब सबसे ज़्यादा तो गर्भावस्था में होता है, उसके बाद शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, फिर किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा है तो मतलब तीन सही है, एक गलत है। आपको गलत वाला बताना है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत तो होता है, इसका मतलब होता है कि जो विकास होता है वह आपके गर्भ से लेके मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, ठीक है। परस्पर का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब होता है कि ये मतलब कि जो मनुष्य प्रजाति है सबसे पहले इनकी शैशवावस्था आएगी, फिर आपका आएगा बाल्यावस्था आएगी, फिर आएगा किशोरावस्था। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म के बाद वो किशोरावस्था में पहुंच गया डायरेक्ट। एंड फर्स्ट है, फर्स्ट में हमने ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये नहीं होता है विकास का सिद्धांत, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया है? गेसल, डगलस एवं हॉलैंड, मेरेडिथ या हरलॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक, इन्होंने ये कथन दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? कल्पना, स्मृति, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण। तो अगर पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रकट करेंगे तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट या पैवलोव। तो ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। जो कोहलर है इन्होंने दिया था इनसाइट थ्योरी, ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो गेस्टाल्ट है इन्होंने दिया था होलनेस, मतलब संपूर्ण का जो होता है थ्योरी, इन्होंने दिया था। और जो पैवलोव थे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, थॉर्नडाइक। याद रखना पेपर में आता है।
अब देखिए यहाँ पे आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 70 से 79 के बीच, 110 से 114 के बीच, 90 से 109 के बीच या 80 से 89 के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 90 से 109 के बीच। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो कैटल, स्कीनर, वर्नर या थॉर्नडाइक। तो भाई देख रहे हो आप, मतलब कि ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थियोरी बेस आ रहे हैं, किसने दिया है, आईक्यू दिया है, तो आपको अच्छे से करके जाना होगा। और अंडरस्टैंडिंग बेस मुझे जहाँ तक लगता है इस बार ज़्यादा आएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है 2025 के आप देखोगे, 26 के देखोगे, तो अंडरस्टैंडिंग बेस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2022 का पेपर है, क्योंकि लास्ट आपका 2022 में हुआ था, तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करके जाना है। अब देखिए बात करते हैं जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि है, ये किसने दिया था, तो ये याद रखना, ये कैटल ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो कितने बुद्धि के टाइप्स होते हैं या भाग होते हैं, याद रखना दो होते हैं। एक तो होती है तरल बुद्धि और एक होती है ठोस बुद्धि। ठीक है, ये आता है पेपर में, तो आप याद रखेंगे। बाकी जो स्कीनर है, वर्नर है, थॉर्नडाइक है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो स्कीनर है इन्होंने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, और जो वर्नर है इन्होंने पदानुक्रमिक का जो दिया था सिद्धांत। थॉर्नडाइक आप जानते ही हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। देखिए 15 क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल, स्कीनर, हेगार्टी या थॉर्नडाइक। जो क्रिया प्रसूत है आपको पता होगा, ये स्कीनर ने दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड, स्कीनर। एंड बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपके बाकी और भी आ सकते हैं। तो याद रखना जो हल थे, इन्होंने प्रबलन का जो सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, याद रखना पेपर में आया भी है, जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, हल ने दिया है। और बात करते हैं हेगार्टी, तो जो हेगार्टी थे इन्होंने संज्ञानात्मक जो दृश्य स्थानिक क्षमता होती है वो दिया था। ठीक है, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो थॉर्नडाइक है, इनकी थ्योरी आपको पता होगी, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थी इन्होंने दिया था। ठीक है, मतलब कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन या परीक्षण प्रशासन या प्रशिक्षण वैधता। तो जो ब्लूप्रिंट है वो याद रखना, वो परीक्षण निर्माण से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी? ब्रूनर, स्कीनर, कोहलर या प्याजे। तो आपको पता होगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किसने दी है, प्याजे ने दी है। प्याजे ने टोटल कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्याजे की थ्योरी, मैंने करवा दिया है, आप वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर स्टेजेस के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं सब मैंने कवर करवा दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, और एग्जाम में जरूर आएगी आपके प्याजे। ठीक है, ठीक है, और जो प्याजे ने टोटल 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था होती है, और एक होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इनके अंदर अंदर जो डिटेल्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी हैं, अच्छे से थ्योरी करवाई है, तो वो वीडियो आप देखना, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या बुद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, व्यक्तित्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। तो देखिए सबसे पहले परिपक्वता तो इम्पोर्टेंट नहीं है, निर्देशन भी नहीं होगा। अब आप लोग जो कंफ्यूज होंगे यहाँ पे होंगे, एक तो अभिप्रेरणा में कंफ्यूज हो सकती हैं, एक इंटरेस्ट में। आपको लगेगा कि इंटरेस्ट सबसे अच्छा है, प्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ही होगा, अभिप्रेरणा। क्योंकि अभिप्रेरणा के अंदर ही क्या आता है, रुचि आती है। और जो अभिप्रेरणा होती है ये रुचि को जन्म देती है और उसको बनाए रखती है। और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी आंसर आपका क्या है, फर्स्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अंदर रुचि आ रही है, इसीलिए हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको भी देख रहा है, कभी आप कंफ्यूज हो 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, तो आपको ये देख रहा है कि कौन सा बड़ा टर्म है जिसके अंदर ये दोनों छोटे टर्म आ जाएंगे, तो आपको टिक वही लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल का समय 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष। तो ये सभी को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फोर्थ हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। तो आपको पता होगा जो अधिगम जो कोहलर है इन्होंने क्या दिया था, कौन सा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? जॉन डुई, ब्लूम या किल पैट्रिक या हर्बर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, हर्बर्ट। ठीक है, इन्होंने जो पाठ योजना है इसकी पंचपद जो प्रणाली है वो प्रतिपादित की थी। कौन कौन सी 5 होती है? सबसे पहले होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद क्या होता है, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद होती है तुलना, तुलना के बाद होता है सामान्यीकरण,
एंड सामान्यकरण के बाद होता है प्रयोग। ये 5 स्टेप होते हैं, आप याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसने किया? क्रेशमर, स्पेंगर, कैनन या जंग? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, कैनन। जो कैनन थे इन्होंने क्या किया था? ग्रंथियों के आधार पर, ठीक है। अगर ग्रंथियाँ लिखी होंगी तो ही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, कैनन। एंड बाकी ऑप्शन भी देख लो, क्योंकि ऑप्शन से भी पेपर में आ सकता है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे क्रेशमर के बारे में पूछ ले। अगर क्रेशमर के बारे में आपसे पूछेगा तो याद रखना, अगर शरीर बनावट होगी, अगर आपके जो शरीर बनावट है उससे संबंधित आएगा तो क्रेशमर लिखना। जो स्प्रिंगर है, स्प्रिंगर में आप लिखोगे सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में पूछेगा तो स्प्रिंगर टिक लगाना आप। और जो जंग है, अगर जंग, कभी कभी इनको जुंग भी बोला जाता है, ठीक है। जो जुंग है, अगर मनोवैज्ञानिक लक्षण की बात की जाएगी, जैसे कि आपकी अंतर्मुखी होते हैं, ब्राह्ममुखी होते हैं, तो उसमें टिक कब लगाओगे फिर आप? जंग पे। देखिए अब आपके यहाँ पे पूछा गया है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रू का, डी हान का या ड्रेव हल का? देखिए ये आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सा कथन किसने दिया है। तो ये कथन आपका हो जाएगा राइट आंसर सेकंड, क्रो एवं क्रो का ये सिद्धांत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप या परिपक्वता के फलस्वरूप? तो जो बी.एफ. स्किनर है इन्होंने किस पे ज़्यादातर बल दिया है? तो अनुकरण एवं प्रबलन। उनके अनुसार भाषा इस प्रकार बच्चे क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, उनका विकास हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डेक्स ने वर्गीकृत किया है। ड्रेवर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडूगल। अभी आप देख रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन आया था कि मैकडूगल के अनुसार कितनी प्रवृत्तियां होती हैं। अब मैकडूगल का नाम ले लिया, मतलब दो क्वेश्चन एक ऐसे हैं, दो क्वेश्चंस के आंसर भी थे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो दो क्वेश्चन के आंसर एग्जामिनर ने दे रखे थे। अब देखिए, तो मूल प्रवृत्ति है तो मैकडूगल हो जाएगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितनी प्रवृत्तियां होती है, तो टोटल प्रवृत्तियां कितनी होती है? 14। आंसर यहाँ था, ठीक है, उस क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। तो आप ऐसे भी थोड़ा बहुत लगाना, पेपर में कभी कभी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ठीक है, ये कथन किसने दिया? डम्बिल, मैकडूगल, मन या रॉस? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डम्बिल का, ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम सुप्रजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ, रॉस या गॉल्टन? देखिए क्रो एंड क्रो तो नहीं हो सकते, वुडवर्थ भी नहीं हो सकते, रॉस भी नहीं, तो बचा क्या आपके पास? गॉल्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण? अगर बात करें जलोटा के अकॉर्डिंग तो इन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, वर्नन, स्टर्न या स्पीयरमैन? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, स्पीयरमैन। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत बताया था कि बुद्धि में कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। बाकी जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था, याद रखना पेपर में आता है, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और जो स्टर्न है इन्होंने आईक्यू लेवल के ऊपर बात की है, ठीक है। इनको जो आईक्यू लेवल है इनके जनक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं वर्नर। तो वर्नर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है संरचना का वो वर्नर ने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, स्पीयरमैन। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर बताना कैसा रहा, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को से जुड़ सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। ऐसे ही मैं यूपी टेट के आपके जो भी ईवीएस के क्वेश्चंस हो गए, हिंदी के हो गए, मैथ के हो गए, इंग्लिश के हो गए, सारे मैं प्रैक्टिस सेट करा दूँगी। प्रीवियस ईयर भी करा दूँगी। और कैसी संभावना है इस बार, क्योंकि इस बार आपकी ज़्यादातर संभावना है कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस आएँगे, क्योंकि लेटेस्ट एग्ज़ाम 2025 में, 2026 में सारे लेटेस्ट एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं वैसा भी करवा दूँगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना स्कोर रहा वो भी बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।